2012 में कैग की रिपोर्ट में करीब 1.25 लाख रुपए के कथित घोटाले का जिक्र किया गया और यूपीए की सरकार गिर गई थी। इस बार कैग ने एक डेटा देकर कहा है कि संसद ने जनता के लिए जितना पैसा खर्च करने की मंजूरी दी थी, उसमें से 4,22,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए? कहां गए इतने सारे पैसे? इसके अलावा कई और आंकड़े कैग की रिपोर्ट में सामने आए हैं। 54,282 करोड़ रुपए की सरकारी ग्रांट्स का इस्तेमाल कहां कहां हुआ, इसका जरूरी दस्तावेज सरकार आज तक क्यों नहीं जमा कर पाई है। 2,94,000 करोड़ रुपए क्रूड ऑयल पर लोगों से एक खास मकसद के नाम पर वसूला गया सेस था, एक तरीके का टैक्स था जो दशकों तक उसी मकसद के लिए बने फंड तक पहुंचा ही नहीं। तो कहां गया? 33,973 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स आज भी पेंडिंग क्यों हैं? हजारों सरकारी ग्रांट्स के बारे में सरकार यह दस्तावेजी तौर पर साबित नहीं कर पाई है कि पैसा उसी काम में लगा था जिसके लिए संसद ने मंजूरी दी थी। ये किसी विपक्षी दल का आरोप नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था कैग की रिपोर्ट में दर्ज तथ्य हैं। तो क्या है इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा? आज फैक्ट्स एंड फिगर्स में हम कैग की पूरी रिपोर्ट की परत दर परत पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। हर साल फरवरी में बजट आता है, बहस चलती है कौन सी योजना के लिए कितना पैसा मिला, किस सेक्टर का बजट कितना बढ़ा, कितना घटा, किसे राहत मिली और किस पर टैक्स बढ़ाया गया है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि संसद ने जिस काम के लिए पैसा मंजूर किया था, क्या सरकार ने वही काम किया या नहीं किया। कैग जांच करती है कि सरकार ने जनता का टैक्स सही तरीके से खर्च किया या नहीं किया और 2024-25 के यूनियन गवर्नमेंट अकाउंट्स पर अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, कैग एक संवैधानिक संस्था है। रिपोर्ट की कहानी जानने के लिए एक टर्म समझना जरूरी होगा, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट या यूसी, यानी खर्च का प्रमाण पत्र। यह एक तरह की आधिकारिक पुष्टि होती है कि पैसा उसी उद्देश्य पर खर्च हुआ जिसके लिए मंजूर किया गया था कि नहीं। अगर ये सर्टिफिकेट जमा न हो तो इसका मतलब है कि सरकार के पास यह साबित करने का दस्तावेज मौजूद नहीं है कि पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ है। कैग की रिपोर्ट कहती है कि 31 मार्च 2025 तक 15 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के 33,973 यूसी पेंडिंग पड़े हुए थे, जिनकी कीमत थी 54,282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सरकार नहीं बता पाई कि इतनी रकम कहां कहां खर्च हुई। इनमें से 38,287 करोड़ रुपए के 13,926 सर्टिफिकेट्स पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 22-23 और 23-24 से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 यानी जीएफआर 2017 में लिखा है कि जब सरकार किसी संस्था को एक मुश्त ग्रांट देती है तो उस संस्था को वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 12 महीने के अंदर अंदर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स यानी कि यूसी देना अनिवार्य होता है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो संबंधित मंत्रालय के पास अधिकार है कि वो उस संस्था को भविष्य में मिलने वाली सरकारी ग्रांट, सब्सिडी या दूसरी आर्थिक मदद रोक दे या उसे ब्लैकलिस्ट कर दे। लेकिन कैग कह रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर यह नियम लागू नहीं हुआ है। अब सवाल है कि किन किन मंत्रालयों का हिसाब किताब सबसे ज्यादा अधूरा है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस मंत्रालय के 1992 यूसी आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनकी राशि है 18,272 करोड़ रुपए। इसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। 3530 यूसी यहाँ के पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनकी कीमत है 14,359 करोड़ रुपए। इन 3530 में से 2934 सर्टिफिकेट पिछले 3 सालों के हैं, यानी मोदी सरकार के हैं, जिनकी कीमत है 14,218 करोड़ रुपए। बाकी के मंत्रालयों का डेटा आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ 15 मंत्रालयों की जानकारी पर आधारित है, जबकि केंद्र सरकार में कुल 54 मंत्रालय हैं। 39 मंत्रालयों की जानकारी भी इस आंकड़े में शामिल होती तो जो 1000 करोड़ के आंकड़े आप सुन रहे हैं लगातार इस वीडियो में, वो लाखों करोड़ों तक भी पहुंच सकते थे। अब इस रिपोर्ट की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले टैक्स वसूली के पहलू को समझ लेते हैं। सेस और सरचार्ज ये 2 तरह के टैक्सेस हैं जो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या किसी दूसरी पब्लिक रिक्वायरमेंट के लिए सरकार हमसे वसूलती है। 2024-25 में केंद्र सरकार ने इसके जरिए 5,29,000 करोड़ रुपए जुटाए। देश के कुल टैक्स रेवेन्यू का लगभग 14%। कैग की जांच में पता चला कि सेस और सरचार्ज से वसूले गए 9,222 करोड़ रुपए उन फंड्स में भेजे ही नहीं गए जिनके नाम पर वो वसूले गए थे। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के लिए 21,085 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए, लेकिन उसमें से 6646 करोड़ रुपए उस फंड तक पहुंचे ही नहीं।
इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा कोष, जिससे स्कूल शिक्षा की योजनाओं को पैसा मिलता है, उसे भी अपने हिस्से से 1270 करोड़ रुपए कम मिले। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के नाम पर 1135 करोड़ रुपए वसूले गए थे, लेकिन फंड में भेजे गए सिर्फ 30 करोड़, यानी 1105 करोड़ रुपए उस फंड तक पहुंचे ही नहीं। फिर वो पैसा कहां गया और किस काम में इस्तेमाल हुआ? पढ़ाई का पैसा पढ़ाई में आखिर क्यों खर्च नहीं किया गया? इसके बाद आता है क्रूड ऑयल सेस, कच्चे तेल पर लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त टैक्स। 1974 और 75 से लेकर अब तक सरकारों ने इसके जरिए 3,13,000 करोड़ रुपए वसूले, लेकिन 1991-92 तक इस पैसे में से सिर्फ 902 करोड़ रुपए ही ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड को मिल सके। इसके बाद 1992-93 से लेकर के 2023-24 तक पूरे 3 दशक बीत गए, लेकिन इस फंड में एक भी रुपया ट्रांसफर नहीं किया गया। 2024-25 में पहली बार ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड को ऑपरेशनल किया जरूर गया। उस साल 17,931 करोड़ रुपए जमा हुए और उनमें से 17,730 करोड़ रुपए फंड में भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद कैग के मुताबिक 2,94,000 करोड़ रुपए अब भी कंसोलिडेटेड फंड में ही पड़े हैं। ऐसी ही कहानी कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड यानी कि कैंपा फंड की भी है। किसी प्रोजेक्ट के लिए जंगल काटे जाते हैं तो भरपाई के लिए पैसा जमा किया जाता है ताकि दूसरी जगह नए जंगल लगाए जा सकें। 2024-25 तक इस फंड के 10,380 करोड़ रुपए राज्यों को दिए नहीं गए हैं। 2192 करोड़ रुपए बैंक खातों में ही पड़े हुए हैं, जबकि नियम के मुताबिक उन्हें पब्लिक अकाउंट्स में भेजा जाना चाहिए था, ट्रांसफर किया जाना चाहिए था। शर्मनाक तो ये था कि सरकार के रिकॉर्ड और नेशनल कैंपा अथॉरिटी के रिकॉर्ड में 599 करोड़ रुपए का अंतर भी पाया गया है, यानी इस पैसे का रखरखाव भी सही तरीके से सामने नहीं आ पाया है। अगले साल 2025-26 में 6382 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, लेकिन कैग ने यह भी कहा कि पैसा इकट्ठा करने और ट्रांसफर करने की पूरी प्रक्रिया कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट के नियमों के मुताबिक नहीं थी। टैक्स के बाद अब शुरू होती है डिफेंस पेंशन सस्पेंस हेड और क्रिएटिव अकाउंटिंग की पूरी कहानी। ये भारी भरकम टर्म्स सुन के घबराइए मत, मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। ये इस रिपोर्ट का सबसे गंभीर हिस्सा है। संसद ने 2024-25 के बजट में कुल 47,07,000 करोड़ रुपए के वोटेड एक्सपेंडिचर को मंजूरी दी थी, लेकिन साल खत्म होने पर पता चला कि सरकार ने 4,22,000 करोड़ खर्च नहीं किए। जीरो लगाते रहिए। सुनकर लग सकता है कि सरकार ने इतनी सेविंग कर ली होगी, लेकिन सरकारी अकाउंट्स में सेविंग्स का मतलब कई बार ये होता है कि जिस काम के लिए पैसा रखा गया था वो काम हुआ ही नहीं, या वो योजना शुरू ही नहीं की गई, या सरकार के पास उसे लागू करने की तैयारी ही नहीं थी। आगे बढ़ने से पहले 2 टर्म और सीख लीजिए, हेड और सब हेड्स। हेड का मतलब है बड़े खर्च का खाता, सब हेड का मतलब है उसी खाते के अंदर छोटे छोटे खर्च के अलग अलग खाते। मान लीजिए सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए पैसा रखा, तो यहाँ हेड जन जीवन मिशन हुआ और सब हेड्स हुए गांव में पाइपलाइन बिछाने का खर्च, नल लगाने का खर्च, राज्यों को पैसा भेजने का खर्च, प्रशासनिक खर्च आदि आदि। रिपोर्ट में बताया गया कि 30 अलग अलग सब हेड्स ऐसे थे जिनके लिए कुल 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा तो गया था, लेकिन उनमें एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। अगर सरकार को पता था कि पैसा खर्च नहीं होगा तो बजट में रखा ही क्यों गया, किस मकसद से रखा गया? अगर जरूरत थी तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? इसकी सबसे बड़ी मिसाल जल जीवन मिशन ही है। हर घर जल के लिए संसद ने 3 अलग अलग हेड्स में मिलाकर 63,146 करोड़ रुपए मंजूर किए। इनमें से 40,531 करोड़ रुपए यानी लगभग 64% पैसा बिना खर्च किए ही रह गया। पूरे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन देखें तो उसे 77,389 करोड़ रुपए मिले, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 26,257 करोड़। 51,132 करोड़ रुपए सरकार खर्च नहीं कर पाई। ऐसी ही तस्वीर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में भी दिखाई देती है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 32,191 करोड़ रुपए की रेवेन्यू सेविंग्स दिखा दी हैं कि हमने बचत कर ली, लेकिन पीएम आवास योजना के एक बड़े हेड में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रखे गए थे, जिनमें से 14,227 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। एक दूसरे हेड में 6,443 करोड़ रुपए मंजूर हुए, लेकिन 4601 करोड़ रुपए ऐसे थे जो खर्च नहीं हुए, यानी जिन लोगों को घर मिल जाने चाहिए थे इस स्कीम के तहत, उनके लिए रखा गया एक बड़ा हिस्सा जमीन पर पहुंच ही नहीं पाया।
अब पर्यावरण का उदाहरण देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 622 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन लगभग 97% इसका जो पैसा था वो बिना इस्तेमाल के ही रह गया और हम परेशान होते रहे कि बहुत प्रदूषण है। और ये सब तब हुआ जब दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भारत लगातार सबसे ऊपर बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारत के हैं, टॉप 20 में 13 हैं, 50 में 35 हैं और टॉप 100 में 74 भारतीय शहर शामिल हैं। यानी प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन उससे लड़ने के लिए रखा गया पैसा खर्च ही नहीं हो रहा। तो सरकारी मशीनरी क्या कर रही है, कहाँ ध्यान दे रही है? पैसा है लेकिन लगा नहीं पा रहे, खर्च नहीं हो रहे। अब डिफेंस पेंशन ग्रांट की बात कर लेते हैं। सरकार ने कहा कि हमने लगभग 27 करोड़ रुपए की सेविंग कर ली है इसमें, लेकिन झोल है। क्या कहता है कि जिस खाते में पेंशन का खर्च दर्ज होना होता है ना, उसमें पर्याप्त बजट था नहीं, इसलिए 3042 करोड़ रुपए की एक खर्च राशि को उस खाते में दिखाने की बजाय आपने सस्पेंस हेड में, जो एक अस्थायी खाता होता है, उसमें डाल दिया था। अगर इसे सही जगह आप दर्ज करते तो 27 करोड़ रुपए की दिखाई गई जो सेविंग्स है वो दरअसल 3014 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च में बदल जाती। अगर ये सिर्फ एक साल की बात होती तो इसे साल के आखिर में हुई अकाउंटिंग की गड़बड़ी कहा जा सकता था, लेकिन 2022-23 में 5195 करोड़ रुपए, 2023-24 में 2441 करोड़ रुपए की पेंशन पेमेंट्स के साथ भी यही तरीका अपनाया गया। यही वजह है कि क्या कहता है इसे सेविंग्स कहना गलत है। असल में ये सरकार की एग्जीक्यूशन फेलियर है, योजनाओं को जमीन पर उतारने में नाकामी है। कैग ने इसकी वजह पूछी तो ज्यादातर मंत्रालयों ने लगभग एक जैसे जवाब दिए। किसी ने कहा कि कम प्रपोजल्स आए, हमारे पास क्या करें। किसी ने कहा कि कम क्लेम्स मिले हमको। किसी ने कहा डिमांड कम थी, जैसे कितना डेवलपमेंट हो गया है देश में कि डिमांड कम थी। तो किसी ने तो ये भी कहा कि जरूरत कम पड़ गई। लेकिन लगातार 3 साल तक किसी मंत्रालय के पास पैसा खर्च करने की क्षमता ही नहीं है, तो फिर हर साल उसी काम के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट क्यों रखा जाता है? क्या वह पैसा किसी ऐसे सेक्टर में नहीं लगाया जा सकता था जहां उसकी जरूरत ज्यादा थी? यहीं से कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। इससे पहले 2 टर्म की और सीख ले लीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्च होता है जिससे रोजमर्रा का काम चलता है सरकार का, जैसे कि सैलरीज बांटना, बिजली वगैरह, रखरखाव और संचालन। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च होता है जिससे कोई नई संपत्ति या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, जैसे कि नई सड़क बनवाई जाती है, पुल बनवाया जाता है, इमारत बनवाई जाती है या कोई मशीन वगैरह। सरकार अक्सर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने को विकास का सबूत मानती है, क्योंकि इससे नई संपत्ति बनती है और दिखाई देती है फोटोज वीडियोज में। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रोजमर्रा के खर्च को भी अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे तो कागजों में लगेगा कि सरकार ने विकास पर ज्यादा निवेश किया है, जबकि हकीकत कुछ और भी हो सकती है। क्या कहता है कि ऐसे मामलों की कुल रकम 12,754 करोड़ रुपए से ज्यादा है और सबसे बड़ा उदाहरण डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का है। इस विभाग ने 3089 करोड़ रुपए के रोजमर्रा के ऑपरेशनल खर्च को कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत दर्ज कर दिया। 4957 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च और 4087 करोड़ रुपए की प्राप्तियां अदर एक्सपेंडिचर और अदर रिसीट्स जैसी सामान्य श्रेणियों में डाल दी गई। अब ये क्या होता है? सामान्य तौर पर ये श्रेणियां उन छोटे मोटे मामलों के लिए होती हैं जिन्हें किसी विशेष हेड में रखना संभव नहीं होता है, लेकिन जब हजारों करोड़ रुपए इन्हीं सामान्य श्रेणियों में डाल दिए जाएं तो यह समझना मुश्किल हो जाता है कि पैसा वास्तव में कहां गया और किस काम में लगा। कैग का कहना है कि समस्या सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि उसके रिकॉर्ड रखने के तरीके की भी है। रिपोर्ट एक और बेहद गंभीर बात की तरफ इशारा करती है। एससी और एसटी के लिए अलग अलग बजट हेड बनाए जाते हैं ताकि उनके हिस्से का पैसा किसी और काम में इस्तेमाल ना हो सके, लेकिन कैग ने पाया कि एमएसएमई ने 7 अलग अलग आदेश जारी करके 457 करोड़ रुपए एससी और एसटी सब प्लान के हेड्स से निकालकर दूसरे मदों में ट्रांसफर कर दिए। क्यों? दलित और आदिवासी समुदायों के विकास का पैसा किसी और काम में भेज दिया जाए तो सवाल उठना लाजमी है कि जिन लोगों के नाम पर बजट बनाया गया था उन्हें उसका फायदा मिला भी या नहीं। 457 करोड़ रुपए सुनने में बहुत बड़ी रकम ना लगे, क्योंकि रिपोर्ट में कई जगह लाखों करोड़ों के आंकड़े हैं, लेकिन ये नियमों का उल्लंघन है।
तो ये कैग की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े कई सवाल खड़े करते हैं। क्या संसद यह ट्रैक कर पा रही है कि जनता से लिया गया पैसा आखिर कहां गया? क्या जिस योजना के लिए संसद ने पैसा मंजूर किया वह जमीन पर लागू हुई? जवाब रिपोर्ट दे चुकी है। आपकी राय क्या है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।